डॉक्टर पुष्पा सक्सेना प्रवासी भारतीय लेखिका हैं। उनकी अपनी एक अलग लेखन शैली है और वो लगभग एक ही ट्रैक पर लिखती हैं, लेकिन फिर भी उनको पढ़ने वाले और उनको सुनने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है जो उनकी कहानियों को पसंद करते हैं। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी घर, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। समाचार पत्र में प्रकाशित सूचना पर दृष्टि ठहर गई थी। स्थानीय उद्योगपति सेठ कांतीलाल के सुपुत्र श्री नरेश की संदेहजनक परिस्थितियों में मृत्यु, हत्यारे का सुराग नहीं। हे भगवान, पारुल को ये भी सहना था। बरबसी सांस निकल गई थी। बड़े दादा की बेटी पारुल सबसे अलग निकली थी। संयुक्त परिवार के दरबेनुमा कमरे में ना जाने कहाँ से उजाले की किरणें पकड़ पारुल ने सबको चमत्कृत कर दिया था। इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे प्रांत में 5वीं पोजीशन लाना कितनों को संभव होगा। पूरे शहर में पारुल पहले नंबर पर थी। समाचार पत्र वाले जब पारुल की फ़ोटो मांगने आए तब बड़े दादा को पुत्री की योग्यता का पता चला था। क्षमा कीजिए, हमारे यहाँ बहू बेटियों के चित्र समाचार पत्रों में छपवाने का चलन नहीं है। बड़े भैया ने पारुल की फ़ोटो देने से इनकार कर दिया था। पर आप ये क्यों नहीं सोचते ये चित्र औरों के लिए प्रेरणा बन सकता है? एक संवाददाता अड़ गया था। हमें अपने घर की बात देखनी है, दूसरों का ठेका हम नहीं ले सकते हैं। दृढ़ स्वर में अपनी बात कहे बड़े दादा ने उन्हें निरुत्तर कर दिया था। बहनों के प्रति अतिशय उदार बड़े दादा ने अपनी बेटी को कठोर अनुशासन में रखा था। बाबा का लकड़ी का व्यापार खूब फैला था। नीचे दीवान पर गाँव तकिया लगाए बाबा हिसाब किताब पर कड़ी नज़र रखते थे। 4 पुत्र और 4 पुत्रियों के पिता रूप में बाबा पर भगवान की असीम कृपा थी। बड़े दादा का उदार स्वभाव बाबा के एकदम प्रतिकूल था। उनसे छोटे विशन दादा की कंजूस प्रवृत्ति बाबा के स्वभाव से खूब मेल खाती थी। छोटे भाई किशन और ब्रजेश सब बहनों से छोटे होने के कारण बाबा के विशेष दुलारे थे। बाबा के सामने ही बड़े दादा ने गृहस्थी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। घर परिवार को बड़े दादा के हाथ सौंप निश्चिंत बाबा ने सदा के लिए आंखें मूंद ली थीं। बाबा का जाना इतना अचानक हुआ कि हम सब स्तब्ध रह गए थे। पर बड़े दादा के स्नेह ने किसी को एक पल भी ये महसूस न होने दिया कि बाबा की छत्र छाया उनके सिर पर नहीं है। बड़े दादा, बड़की दीदी की ससुराल से शादी का न्योता आया है, सामान भेजने को 5,000 चाहिए। विशन दादा निसंकोच बड़े दादा से पैसा मांग सारा श्रेय स्वयं ले लिया करते थे। बड़े दादा ने भले ही स्वयं अपने ऊपर अधिक खर्च ना किया हो, परिवार वालों के लिए उनका हाथ सदैव खुला रहता था। विवाहिता बहनें जब भी घर आतीं बड़े दादा से पिता जैसा स्नेह पातीं। परिवार के सदस्यों को माहवारी खर्चा मिलने के बावजूद किसी भी कार्य के लिए बड़े दादा ही पैसों के लिए उत्तरदायी रहते थे। उस घर में सरस्वती की अपेक्षा लक्ष्मी का अधिक महत्व था। ऐसे घर में जहाँ छोटी बड़ी बुआएं हाई स्कूल पास करते न करते शादी कर घर बसा बैठी थीं। पारुल ने डॉक्टर बनने का स्वप्न देखा था। बड़े दादा उसकी उच्च शिक्षा के विरोधी थे, पर पारुल के स्वप्नों को उसकी माँ ने सहारा दिया था। बनारस के सुसंस्कृत परिवार की बेटी बड़ी भाभी ने बड़े दादा से शायद ही कभी कुछ मांगा हो, पर पारुल के लिए उन्होंने विनती की थी। पारुल को हम लोग खूब पढ़ाएंगे, उसकी रुचि पढ़ाई की ओर है। बेकार की बात है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से क्या फ़ायदा। पर वो डॉक्टर बनना चाहती है। पागल हो गई हो? डॉक्टर बनाकर उसे ज़िंदगी भर कुंवारी रखना है? हमारी बिरादरी में कहाँ मिलेगा उसके लिए लड़का। पर अब तो ज़माना बदल गया है, अच्छे लड़के भी पढ़ी लिखी लड़की खोजते हैं, डॉक्टर तो नहीं। बड़े दादा का सीधा जवाब था। हमारे घर के लड़के तो डॉक्टर इंजीनियर लड़कियां ही खोजते रहे। तुम्हारा घर तो अमेरिका जा बसने लायक है। यहाँ रहेंगे और हम विदेशी ढंग अपनाएंगे, तभी तो हमारी अम्मा तुम्हारे घर वालों को मिलेच। अम्मा की बात छोड़िए, आप क्या कहते हैं? जिस नीति विचार से मैं रहती हूँ, घर में कोई और बहू वैसे रह सकती है? बड़ी भाभी तीखी पड़ गई थी। सच ही बड़ी भाभी ने अपना बड़प्पन हर जगह रखा था। सास की छुआछूत का निःशब्द पालन करती बड़ी भाभी को देखकर उनके बनारस के घर वाले आश्चर्य में पड़ जाते। पारुल को इंटरमीडिएट में प्रवेश दिलाते बड़े दादा ने भाभी को चेतावनी दे डाली थी। इंटरमीडिएट के बाद पारुल की शादी करनी है, आगे पढ़ाना या ना पढ़ाना उसके घर वालों की मर्जी होगा। भाभी मौन रह गई थीं।
पारुल ने बड़ी भाभी की शालीनता और बड़े दादा का सौंदर्य पाया था। उजली धूप सा सुनहरा रंग और तीखे नयन नक्श के कारण 4 लड़कियों में अलग चमकती थी पारुल। कॉलेज की परीक्षा में सब विषयों में डिस्टिंक्शन ला पारुल ने प्राध्यापिकाओं और साथ की लड़कियों को विस्मित कर दिया था। ना जाने कहाँ का दिमाग पाया है लड़की ने, ये तो चलती फिरती कंप्यूटर है। प्राध्यापिकाएं आश्चर्य करती। एक बार सुन ले तो भूलने का प्रश्न ही नहीं उठता। भाई गजब की मेमोरी है पारुल की। साथ की लड़कियां छेड़ती, ए पारुल, अपनी खोपड़ी से थोड़ी सी अकल हमें भी दे देना। अकल का इतना भार लिए घूमती थक नहीं जाएगी। शांत सौम्य पारुल मुस्कुरा कर मौन रह जाती। अभिमान कभी भी उसके सिर पर चढ़ने का साहस नहीं कर सका। उस दिन अपने कमरे से निकलकर बाल सुखाने पारुल छत पर पहुंच गई थी। अचानक एक कंकड़ी उसके पांव के पास आकर गिरी। चौंक कर दृष्टि उठाते ही दूसरे घर की छत पर खड़ा संजीव दिखाई दिया। पारुल से दृष्टि मिलते ही संजीव ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया था। पिछले 2 वर्षों से सामने वाले घर में संजीव का परिवार आ बसा था। संजीव के घर में धन संपदा के स्थान पर विद्या बुद्धि का अधिक महत्व था। बीएससी की परीक्षा में फिजिक्स में सर्वोच्च अंक से वो एमएससी फाइनल का मेधावी छात्र था। बड़ी भाभी का उस घर में प्रायः आना जाना होता था। संजीव की माँ स्थानीय स्कूल में शिक्षिका थीं और पिता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में कार्य करते थे। संजीव के लिए उसके माता पिता ने ढेर सारे सपने पाल रखे थे। भाभी को वो घर अपने बनारस वाले घर की याद दिला जाता था। ससुराल की 4 दीवारी के बाहर से खुली हवा में सांस लेने को वो उस घर में जाती रहती थी। पारुल, अगर तुझे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ना मिला तो क्या करेगी? चिंतित भाभी ने पूछा था। एमएससी करके प्रतियोगिताओं में भाग लूँगी। तुम्हारी तरह घर की 4 दीवारी में बंद होकर नहीं बैठूंगी अम्मा। पर वो तो लड़की की नियति है पारुल। मैं अपनी नियति स्वयं निर्धारित करूँगी माँ। माँ बेटी की बातें सुनती संजीव की माँ हंस पड़ी थी। इसीलिए संजीव कहता है पारुल में कुछ कर गुजरने की आग है, वो जो चाहेगी पालेगी। संजीव पारुल को कैसे जानता है? बड़ी भाभी चौंक गई। संजीव की कज़िन मीना पारुल के साथ है ना, शायद कभी उसने पारुल को कॉलेज डिबेट में बोलते सुना था। ओह, भाभी आश्वस्त हो उठी थी। उस दिन से पारुल संजीव को पहचानने लगी थी। कभी कॉलेज आते जाते दोनों का कुछ दूर तक साथ हो जाया करता था। एक दिन आगे बढ़ संजीव ने परिचय भी बनाना चाहा था। आपका पड़ोसी संजीव, माँ आपकी अच्छी प्रशंसिका हैं। थैंक्स, कहती पारुल ने मुंह उठाकर संजीव को देखा तक नहीं। सुना है आप मेडिसिन में जाना चाहती हैं? जी। मेरे बारे में कुछ नहीं जानना चाहेंगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि अजनबियों से परिचय बढ़ाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने पास रहते भी हम अजनबी हैं? जी हाँ, और पास आने की आपकी चेष्टा भी व्यर्थ है। पारुल तेजी से आगे बढ़ गई थी। आज अचानक पाँव के पास आ गिरी कंकड़ी ने पारुल की धमनियों का रक्त तीव्र कर दिया था। छत से भागकर वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतर गई। क्या बात है पारुल, ऐसे भागती कहाँ से आ रही है? भाभी चौंक गई। जल्दी कुछ खाने को दो माँ, बहुत भूख लगी है। वारी लड़की, वारी तेरी भूख, दादी भुनभुना उठी थी। पारुल ने मेडिकल एंट्रेंस की परीक्षा की तैयारी में अपने को भुला दिया था। पुस्तकों में सिर गड़ाए पारुल को देख दादी रुष्ट हो उठती। बहुत पढ़ा लिया बेटी को, अब उसे कुछ घर का कामकाज सिखाओ बहू, खाली पढ़ाई से पेट नहीं भरता। माँ जी, वो डॉक्टर बनना चाहती है, उसके लिए तो कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। डॉक्टर बनकर मुर्दे ही तो चीरेगी। भाग्यवान है तुम्हारी बेटी। पिछले साल से सेठ कांतीलाल की पत्नी अपने बेटे नरेश के लिए पारुल को मांग रही थी। उस घर में पारुल का संबंध ठीक नहीं रहेगा माँ जी। क्या कह रही हो बहू? हमारी बिरादरी में वैसा दूसरा घर खोजे ना मिलेगा। धन संपत्ति इतनी है कि 7 पीढ़ियां आराम से बैठकर खा सकती हैं। सोने से मर जाएगी हमारी पारुल। पर माँ जी, पारुल की रुचि दूसरी है। जेवर तो दूर, वो तो रंगीन कपड़े तक नहीं पहनना चाहती। उसे तो बस किताबें चाहिए। ज़्यादा उम्र हो जाने पर अच्छा लड़का मिलने से रहा। बाद में मुझे दोष मत देना। हम बिरादरी से बाहर कोई नया ढंग तो शुरू नहीं कर सकते। तुम अपने मायके का चलन यहाँ न चलाओ। तुम्हारा घर तो। सास ने वाक्य अधूरा छोड़कर मुंह बिचका बहुत कुछ कह दिया था। अम्मा, मुझे सोने के पिंजरे में बंद नहीं होना है, मैं मर जाऊंगी। तू शांति से परीक्षा दे, मैं देख लूँगी। पारुल, बेटी के सिर पर स्नेहपूर्ण हाथ फेरती भाभी के मुख पर दृढ़ता आ गई।
बचपन में भाभी ने भी बहुत आगे तक पढ़ने का सपना देखा था, पर पिता के आकस्मिक निधन ने उनके स्वप्न छिन्न भिन्न कर दिए थे। माँ ने जल्दी जल्दी बेटियों का विवाह कर अपने दायित्व पूर्ण कर लिए थे। आज उसी मायके में भाई खानदानी लोहे का व्यवसाय छोड़ उच्च पदों पर आसीन हैं। पढ़ी लिखी सुसंस्कृत भाभियाँ भाइयों के साथ गर्व से बाहर घूमती हैं। पारुल को डॉक्टर बनाना मानो भाभी के अपने छिन्न भिन्न स्वप्न की पूर्ति थी। पति की नाराजगी सहती भाभी की बार बार की मनोहार पर बड़े दादा पसीज गए थे, पर शर्त लगा दी थी, पारुल को दूसरे शहर नहीं भेजा जाएगा। उसे वहीं स्थानीय मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल जाए तो ठीक, वरना उसे भाग्य पर भरोसा कर शांत होकर बैठना पड़ेगा। पारुल की भगवान ने सुन ली। स्थानीय मेडिकल कॉलेज में उसे प्रवेश मिल गया था। पारुल को तो मानो पंख मिल गए। सफ़ेद सलवार कुर्ते पे के साथ गुलाबी ओढ़नी में जब वो कॉलेज पहुंचती तो उसके अनुपम सौंदर्य को निहारती कई जोड़ी आंखों के बीच पारुल संकुचित हो उठी थी। चौदहवीं का चांद है यार, शुभ्र सौंदर्य की स्वामिनी, हम पर भी दृष्टि पड़ जाए तो कल्याण हो जाए। अपने में सिमटी पारुल के कक्षा में पहुंचते ही हल्की फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। सीनियर बैच के लड़के जूनियर बैच के भाग्य पर ईर्ष्या कर उठे थे। काश वो उनके साथ होती। कुछ ही दिनों में पारुल की धूम मच गई थी। अनुपम सौंदर्य के साथ बुद्धि की प्रखरता सोने में सुहागा थी। मेडिकल कॉलेज के पीछे संजीव का फिजिक्स डिपार्टमेंट था। पारुल के बाहर आने पर संजीव प्रायः बाहर खड़ा उसकी प्रतीक्षा करता था। घर के लिए पारुल और उसकी एक ही बस होती थी। बस स्टैंड से घर तक जाती पारुल से संजीव जबरन बातें करता जाता। जानती हैं आपके कॉलेज के साथियों ने आपको क्या खिताब दिया है? संजीव पूछता। मुझे जानने की कतई इच्छा नहीं है। वाह, जानना तो ज़रूर चाहिए। क्यों? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। आपको वे सफ़ेद कबूतरनी कहते हैं, मुझे वो काला कौवा कहें या हंसनी, जो हूँ वही रहूँगी, समझे मिस्टर। सच तो यही है, आप जो हैं उसके लिए इस संसार में कोई उपमान ही नहीं बता है। आप तो अनुपमा हैं। शुक्रिया। एक बात और, रास्ता चलते लोगों से बातचीत करना मेरा स्वभाव नहीं, पर मेरी थिंकिंग दूसरी है। कभी कभी साथ चलते व्यक्ति जीवन भर के लिए हमराही बन जाते हैं। इसीलिए हमेशा अच्छा साथी ही खोजो, ठीक है ना? भगवान के लिए मुझे परेशान ना करें, दुनिया बहुत बड़ी है, कोई दूसरा साथी खोज लें मिस्टर संजीव, मुझे बख्श दें। पर इतनी बड़ी दुनिया में मनपसंद साथी तो बस एक ही होता है, और मेरी पसंद आप हैं। बात आपकी पसंद भर से ही तो पूरी नहीं हो जाती। मुझे आप बेहद नापसंद हैं, समझे? अब एक तरफा पसंद से क्या फ़ायदा? मुझे कोई नापसंद करे ऐसा कुछ तो मुझ में नहीं है पारुल जी। इस वर्ष आईएएस में क्वालिफाई कर जाऊं तो शायद सबसे अधिक वांछित पात्र बन जाऊंगा। जिसे आईएएस की आकांक्षा हो उसे खोजिए। मुझे तो ऐसे अधिकारी सरकारी पिट्ठू लगते हैं। सच? तुम्हें प्रोफेशन पसंद नहीं पारुल? कितनी बार कहना पड़ेगा कि मुझे आपके प्रोफेशन से कुछ लेना देना नहीं है। पारुल झुंझला उठी। मुझे तो तुम्हारी इच्छा अनिच्छा देखकर ही जॉब लेना है पारुल। प्लीज़ स्टॉप दिस नॉनसेंस। क्रुद्ध स्वर में संजीव को झिड़कती पारुल ने तेजी से पांव बढ़ाए थे कि अचानक सड़क पर बने एक गड्ढे में उसका बायां पांव जा पड़ा। बरसात ने सड़क के किनारे बेरहमी से गड्ढे बना दिए थे। पीड़ा से पारुल कराह उठी थी। शायद पांव मोच खा गया था। कष्ट से नयन छलछलाए। सीधे खड़े हो पाना कठिन लग रहा था। पांव बढ़ाना तो असंभव सा ही था। साथ चलते संजीव ने झुककर पारुल के पांव पर अचानक ही हाथ धर चोट देखनी चाहिए थी। बहुत चोट लग गई पारुल, चल तो सकोगी? संजीव के स्वर में बहुत अपनत्व और स्नेह था। छोड़िए, मैं ठीक हूँ। पारुल संकुचित हो उठी। दोनों के मुख झुके होने के कारण सामने से आ रहे बड़े दादा को कोई देख न सका था। ये क्या तमाशा है? शर्म नहीं आती? कॉलेज के जाने के नाम पर यहाँ ये क्या हो रहा है? बड़े दादा लगभग चीख उठे। इसके पाँव में मोच आ गई है, मैंने मदद करनी चाहिए थी, आपका पड़ोसी हूँ मैं। अच्छा, तो अपना पड़ोसी धर्म यहाँ इस तरह निभाया जा रहा है? खबरदार जो आगे कभी मेरी बेटी के पास ही फटके। चल पारुल। सहमती पारुल बड़े दादा के साथ लंगड़ाती कराहती चल दी थी। घर आते बड़े दादा दहाड़ उठे थे। आज से इस लड़की का कॉलेज आना जाना बंद। खबरदार जो बिना इजाज़त घर के बाहर भी झांका। क्या बात है, ये तेरे पैर में चोट कैसे लग गई पारुल? भाभी चिंतित हो उठी।
प्रेम की पींगे भर रही थी तुम्हारी लाडली, गिरगर तो चोट लगनी ही थी। 1000 बार समझाया लड़की जात को ज़्यादा सिर न चढ़ाओ, पर तुम्हारे सिर पर तो बनारस वाले घर का भूत चढ़ा रहता है। रोती सिसकती पारुल ने माँ को सत्य घटना सुना दी थी। भाभी ने पति को लाख समझाना चाहा था, पर उनका निर्णय अडिग रहा। संजीव की माँ के आ जाने से मानो आग में घी पड़ गया। कैसी है पारुल बेटी? मुझे अभी अभी संजीव ने बताया तेरे पैर में चोट आ गई है। देखिए बहन जी, हम पुराने विचारों के लोग हैं। आपके संजीव से मेरी बेटी की बातचीत भी हमें पसंद नहीं है। वो नहीं माना तो अंजाम बुरा होगा। अच्छी तरह ये बात उसे समझा दीजिएगा। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? मेरा संजीव कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है। पड़ोसी के दुख कष्ट में मदद करना सबका धर्म है। लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है। संजीव की माँ का मुख तमतमा आया था। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मेरी आंखों ने जो देखा वो झूठ नहीं है। आपके घर से हम नाता नहीं जोड़ सकते। जानती हैं मेरी ये इकलौती बेटी है, इसकी शादी में लाखों लुटा सकता हूँ। मेरे भी कोई 2-4 बेटे नहीं हैं, ना ही आपके घर से संबंध जोड़ने की हमें कोई लालसा है। भगवान करे पारुल राजा के ही घर जाए, पर रजवाड़ों की स्थिति से शायद आप परिचित नहीं हैं। मुझे क्या करना है क्या नहीं जानता हूँ। अच्छा तो अब क्षमा करें। बड़े दादा ने हाथ जोड़ दिए थे। भाभी का मुख काला पड़ गया था। अपने घर आए किसी अतिथि का वैसा अपमान उन्हें सह पाना कठिन था। मुझे माफ़ करना करुणा बहन, तुम्हारा अपमान मेरा अपमान है। मेरी बेटी को अपना आशीर्वाद ही देना बहन। भाभी के नैन भर आए थे। पारुल को भाभी फिर कॉलेज भेज पाने में सफल नहीं हो सकी थी। बड़े दादा ने भाभी और पारुल की हर मनुहार ठुकरा दी थी। पारुल के आंसू नहीं थमते थे। क्या किया है मैंने? क्यों मुझे दंड दिया जा रहा है? मुझे जाने दो माँ। संजीव ने कहलाया था, तुम्हारा अपराधी मैं हूँ। किसी तरह मेरे पास आ जाओ, सारे सपने सच कर दूंगा। ये पंक्तियाँ पढ़ पारुल मौन रह गई थी। उस रूढ़वादी परिवार में घर छोड़कर चले जाना क्या संभव था? दादी ने उत्साहपूर्वक वर की खोज शुरू कर दी थी। सेठ कांतीलाल की पत्नी को मुँह मांगी मुराद मिल गई। पुत्र नरेश का देर रात तक घर न आना उन्हें भयभीत किए रहता था। घर पहुँचे नरेश की सांसों में ही नहीं, शरीर में भी मदिरा ही महकती थी। लाडले बेटे की हर मांग पूरी करती माँ ने उस पर अंकुश ही कब लगाया था? सुंदर पत्नी पा उसकी आदतें छूट जाएंगी, यही सोच उन्होंने पारुल के लिए प्रस्ताव भिजवाया था। बड़े दादा ने ज़्यादा छानबीन करने की कोशिश नहीं की। नरेश अच्छे खानदान का पढ़ा लिखा लड़का था और चाहिए भी क्या। बाप दादा इतना कमा कर धर गए हैं कि पारुल राज करेगी, किसी बात की कमी नहीं होगी उसे। पारुल का रो रो कर बुरा हाल था। मेरा दम घुट जाएगा माँ, मुझे बचाओ। बेटी के दुख से द्रवित भाभी ने कई बार पति के सामने हाथ जोड़े, सास के सामने गिड़गिड़ाई, पर सब व्यर्थ रहा। विवाह के बाद भी तो तू पढ़ाई कर सकती है ना पारुल, मैं नरेश को समझाऊंगी। इससे अधिक कुछ कर पाना भाभी की सामर्थ्य से बाहर था। बहनों और माँ के प्रति अतिशय उदार बड़े दादा अपनी बेटी के मामले में बेहद कट्टर थे। शायद भाभी का स्वाभिमानी स्वभाव उन्हें कभी नहीं रुचा था। पारुल के विवाह में बड़े दादा ने जी खोल कर खर्च किया था। 3 दिन पहले से रंगीन रोशनी की झालरें फव्वारे चल रहे थे। पास पड़ोस के लोगों को विवाह के 2 दिन पहले से न्योता दिया गया था। वो दावतें लोगों को वर्षों याद रहीं। विदा होती पारुल मानो जड़ हो गई थी। माँ ने सीने से चिपका आशीर्वाद दिया था, तब भी उसकी आंखों में आंसू की एक बूंद नहीं निकली थी। कार में बैठती पारुल को अचानक संजीव की माँ ने आकर चौंका दिया। तेरे विवाह में हम आमंत्रित नहीं थे पारुल, पर भगवान से तेरे सुख की कामना करती रहूँगी। मेरे संजीव पर रुष्ट ना होना बेटी, वो अपने को किस तरह दंडित कर रहा है मैं ही जानती हूँ। धीमे स्वर में पारुल के कान में फुसफुसाई थी। मौसी, पारुल का क्रंदन सबके नयन गीले कर गया। ससुराल में ऐश्वर्य की सीमा न थी। हवेली में दौड़ते दास दासियां सदैव किसी विशिष्ट आयोजन का भ्रम पैदा करते थे। अपने कमरे में दासियों के जमघट को देखकर पारुल खींच उठी। तुम लोग अपना काम करो, जब ज़रूरत होगी तो बुला लूँगी। हमें आपकी सेवा के लिए ही रखा गया है छोटी मालकिन। मुझे अपनी सेवा कराने का अभ्यास नहीं है, तुम लोग जा सकती हो। सास ने सुनकर मुंह बनाया। हमारे रहन सहन को कैसे समझ सकती है? मैं तो लड़की पर रीझ गई थी, वरना अपनी बराबरी के घर में ही रिश्ता जोड़ती। नरेश की आदतें पारुल से छिपी न रह सकी थीं। शाम को उसकी मित्र मंडली
कहाँ अड्डा जमाती है वो भी जानने की जरूरत नहीं रही थी। कमरे में देर रात नशे में धुत पहुंचे नरेश की दृष्टि में शारीरिक संबंधों की तुष्टि ही पति पत्नी के रिश्ते की एकमात्र कड़ी थी। पारुल का रोम रोम घृणा से सिहर उठता। कई बार जी चाहा उन बंधनों को तोड़कर कहीं दूर भाग जाए। अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी न कर पाने के लिए पारुल बड़े दादा को कभी क्षमा नहीं कर सकी थी। पति से पारुल ने कहना चाहा था, मैं अपना MBBS पूरा करना चाहती हूँ। क्या ज़रूरत है, 4 साल बर्बाद करके डॉक्टर ही तो बनूंगी। ज़रूरत होने पर 50 डॉक्टरों की लाइन लगा सकता हूँ। बात सिर्फ उतनी ही तो नहीं है, मेरा जीवन अर्थ पा जाएगा। ओह, तो अभी तुम्हारा जीवन निरर्थक है। लगता है कॉलेज के पुराने मित्रों का मोह ही खींच रहा है। वे तो कब के डॉक्टर बन कॉलेज छोड़ गए होंगे। इसका मतलब तुम्हारा कोई विशेष मित्र था। कौन था? नाम बताओ जरा, मैं भी तो उनके दर्शन कर लूँ, जिसके साथ तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण था। क्रोधावेश से नरेश के नथने फूल गए थे। क्यों व्यर्थ की बात कर रहे हो? वैसा कोई मित्र होता तो उससे विवाह न कर लेती। पारुल ने हल्के से मुस्कुराकर बात टालनी चाहिए थी। क्यों झूठ बोलती है? तेरा वो पड़ोसी यार नहीं था? कान में क्या कह रही थी उसकी माँ? मैं तो उसी दिन सब समझ गया था। घर की मर्यादा का ध्यान ना होता तो वापस भेज दिया होता। छी, ये क्या कह रहे हो संजीव? मेरा खबरदार, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहता। और देखो, इस घर में रहना है तो यहाँ की मान मर्यादा का ध्यान रखना होगा। आगे से मेडिकल कॉलेज जाने की बात तुम्हारे मुंह से भी ना निकले, समझी? पारुल को अवाक अपमानित खड़ा छोड़ नरेश आंधी की तरह बाहर चला गया था। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था संजीव? क्यों तुमने मेरी सहायता करनी चाहिए थी? हथेली में मुंह छिपा पारुल सिसक उठी। माँ के घर बस एक दिन से ज़्यादा पारुल का रुकना नहीं हो पाता था। बड़े दादा की ओर पारुल ने कभी दृष्टि उठाकर नहीं देखा। भाभी पूछ पूछ कर हार गई, पर पारुल के मुख से कुछ न सुन पाई। पर पुत्री के चेहरे पर छाए गहन विषाद ने माँ का हृदय ताड़ ताड़ कर दिया। विवाह के बाद लड़कियाँ खिल जाती हैं, तू कैसी मुरझाई रहती है पारुल? अपनी माँ को सच्ची बात नहीं बताएगी बेटा? कुछ फूल खिलने के पहले भी तो मुरझा जाते हैं माँ। पर तेरे साथ वैसा क्या हुआ है मेरी बच्ची? अच्छी भली तो हूँ। तेरे पिता तेरे 2 बोल सुनने को तरस गए हैं पारुल। पिताजी मेरे बोल कब सुन पाए थे माँ? पारुल की प्रश्नवाचक दृष्टि माँ पर निबद्ध हो जाती। पारुल की सेवा ने सास का मन जीत लिया था। प्राइवेट उम्मीदवार के रूप में BA की परीक्षा देने के लिए पारुल ने सास की अनुमति पा ली थी। नरेश का अधिकांश समय बाहर ही बीतता था। पारुल को मानो वो सुविधाजनक स्थिति थी। पुस्तकों में सिर गड़ाए कभी कभी वो नरेश का घर पहुंचना भी नहीं जान पाती। नौकरों की सहायता से कमरे में पहुंचते नरेश 2-4 अस्फुट वाक्य कह गहरी नींद में सो जाया करता। BA परीक्षा फल में पारुल का नाम काफ़ी ऊपर था। पारुल ने पति को इसकी सूचना देना भी आवश्यक नहीं समझा। समाजशास्त्र में MA करने का दृढ़ निश्चय कर उसने विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया। पूरे दिन घर में मक्खियाँ ही तो मारती हूँ अम्मा जी, वहाँ कुछ समय आसानी से कट जाएगा। बहू के उदास मुख को देखकर सास इनकार न कर सकें, पर नरेश का भय उन्हें भी था। कहीं उसे पता लग गया तो बवेला मचाएगा बहू। उसकी चिंता ना करें अम्मा जी, उन्हें उस समय समझा लूँगी। वैसे भी दिन में कभी उनका घर आना कहाँ हो पाता है। जैसी तेरी मर्जी। मैंने तो सोचा था तेरे आने से लड़का घर के खूंटे से बंधकर रहेगा, पर तेरी ओर से भी प्रयास की कमी रही बहू। अनुत्तरित पारुल का सूखा मुख देख सास ने आंचल से नयन पोंछ डाले। वेश्याओं का पुनर्वास, संभावना एवं सुझाव विषय पर पारुल को थीसिस लिखनी थी। विभागाध्यक्ष ने स्वयं चुनकर वो विषय पारुल को दिया था। तुम विवाहित हो, घर में वाहन की भी सुविधा है, इसीलिए तुम्हें यह विषय दे रहा हूँ। तुम आसानी से उन तक पहुँच बातचीत कर सकोगी। अविवाहित लड़कियों को वहाँ जाने में असुविधा होगी, शायद उनके अभिभावक भी अनुमति न दें। पर मेरा वहाँ जाना क्या ठीक होगा सर? तुम वहाँ एक अच्छे उद्देश्य के लिए जा रही हो। अगर कोई समाधान खोज सकी तो एक समाजोपयोगी कार्य का श्रेय पाओगी। तुम इस कार्य के सर्वथा उपयुक्त हो पारुल। विभागाध्यक्ष के विश्वास ने पारुल को साहस दिया था। हाथ में फाइल थामे पहले दिन उस मोहल्ले में प्रविष्ट होती पारुल संकुचित हो उठी थी। कॉलेज से साथ आई पार्वती ने साहस दिया था। जब काम का बीड़ा उठाया है तो डर काहे का, हम अच्छे काज से जा रहे हैं दीदी। पार्वती की एक परिचिता ने हीरा भाई के घर का पता बताते हुए कहा था।
बड़ी काइयाँ औरत है हीराबाई, पूरे चकले पर उसी का राज है। उसे समझा पाना कठिन काम है, हाथ धरने ही नहीं देती किसी समाज सेविका को। हीराबाई के घर की सीढ़ियाँ चढ़ती पारुल को देख सीटियाँ बज उठी थीं। लो भाई, आ गए हमारे सुख चैन की दुश्मन, अब भलाई का काढ़ा पिलाएंगी हीराबाई को। अरे भली कही, क्या पता ये खुद भी उसी के रंग में रंग जाए। कह कहों पर लाल होते मुख के साथ पारुल हीराबाई के सामने जा खड़ी हुई थी। द्वार खोलती हीराबाई पारुल को देखकर जैसे अवाक हो उठी। सहज होते हुए पूछा था, कहो क्या काम है। प्रौढ़ावस्था को पहुंच रही हीराबाई में अब भी ठसका बाकी था। मौसी, आपकी बेटी सी हूँ, आपकी मदद चाहिए। बेटी? एक पल को जैसे हीराबाई कहीं खोसी गई। मेरी मदद से लोग गिरते हैं, उठते नहीं, ये बात जानती हो? अच्छी तरह जानती हूँ। अंततः जीने के लिए जब कोई उपाय न रहे तभी तो आपने ये व्यवसाय अपनाया होगा मौसी। तुम यहाँ क्यों आई हो? आपको एक और रास्ता सुझाने, नया जीवन देने, जहाँ मान है, सम्मान है। खोया मान सम्मान किसका वापस आया है बेटी? मैं दिलाऊंगी मौसी, मेरा विश्वास करो। पारुल के उत्साही मुख पर एक दृष्टि डाल हीराबाई ने उसे अंदर आने की राह दिखाई। पारुल ने संभावनाओं का पिटारा खोल दिया। अगर हमारी योजना सफल रही तो कुछ ही दिनों में हमारा सिलाई बुनाई केंद्र आत्मनिर्भर हो जाएगा। तुम ही सोचो मौसी, पाप की कमाई कितने दिन साथ देगी? मेहनत की कमाई की बरकत ही होती है। तू अकेली ये कर पाएगी? भले घर की बहू बेटी है, हमारे साथ तुझ पर कीचड़ उछालेगा बेटी। आप सबके साथ अकेली कैसी मौसी? ठीक है बेटी, आज से इस मौसी का जीवन तेरे नाम रहा। हीराबाई के उस परिवर्तन पर चकले वाले चौंक गए। एक वृद्धा ने याद दिलाया, हीराबाई की जो बेटी पिछले साल गुजर गई, उसकी और पारुल की शक्ल में इतना साम्य है कि शायद वो भी धोखा खा गई। हीराबाई के सहयोग से लड़कियों को संगठित करना आसान हो गया था। पारुल के साथ कुछ और समाज सेवी संस्थाओं से महिलाएं भी आ जुड़ीं। सिलाई बुनाई केंद्र के लिए स्कूलों की यूनिफॉर्म के ऑर्डर भी पारुल ले आई। हीराबाई को केंद्र का सुपरवाइज़र नियत किया गया था। मोहल्ले में उस नए परिवर्तन की तीखी प्रतिक्रिया हो रही थी। एक वर्ग इसका कड़ा विरोध कर रहा था, पर हीराबाई के दबंग स्वभाव के आगे विद्रोह के स्वर पनप न सके थे। पारुल ने स्पष्ट घोषणा की थी, हमारी योजना में जो स्वेच्छा से आना चाहें उनका स्वागत है। हम जबरन अपनी इच्छा उन पर नहीं थोपना चाहते। अपने अकाउंट से पैसे निकालकर पारुल ने सिलाई केंद्र की स्थापना की। तब हीराबाई ने भी अपनी जमा पूंजी का एक बड़ा अंश पारुल के हाथ पर धर रुंधे कंठ से कहा था, मेरी भी तेरी सी एक बेटी थी पारुल, इस दलदल से निकल भागने को आतुर थी पगली। मरकर वो तो मुक्त हो गई, अब तेरे हाथ उसकी साध पूरी होगी बेटी। मौसी, ये केंद्र हम उसी के नाम से खोलेंगे। क्या नाम था उसका? ज्योति। बस आज से हमारे इस केंद्र का नाम ज्योति सिलाई बुनाई केंद्र होगा। यही सबका मार्गदर्शक बनेगा। एक दिन केंद्र की लड़की चमेली ने बताया था, उस नए घर में एक लड़की को ज़बरदस्ती बंद करके रखा गया है। आप उसकी मदद करें दीदी जी, भले घर की लड़की लगती है, बेचारी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। पुलिस के एक इंस्पेक्टर और हीराबाई के साथ पारुल ने उस घर का द्वार जबरन खुलवाया था। द्वार खुलते ही सामने दृश्य देखकर पारुल स्तब्ध रह गई थी। सामने ही नरेश 2-4 साथियों के साथ बैठा मदिरा पान कर रहा था। कमरे के मध्य में एक किशोरी अपने आप में सिमटी बैठी शायद रो रही थी। पारुल को देखते ही किसी ने अश्लील वाक्य उछाला था। नरेश पारुल को वहाँ देखकर चौंक गया। तुम यहाँ क्या करने आई हो? क्यों भाई, पहले से आशनाई है, हमसे नहीं मिलवाओगे यार? शट अप। पारुल का हाथ पकड़ उसे जबरन खींचता नरेश कमरा छोड़ बाहर आ गया था। विस्मित इंस्पेक्टर के आगे बढ़ने की चेष्टा पर दहाड़ उठा। खबरदार, ये मेरी बीवी है। इंस्पेक्टर, आप प्लीज़ अंदर जाकर उस लड़की को छुड़ा लीजिए, सबको अरेस्ट कर लीजिए। पारुल की बात पर नरेश बिलबिला गया था। क्या मेरे दोस्तों को अरेस्ट कराएगी तेरी ये मजाल? पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर से कहा था। याद रखो इंस्पेक्टर, तुम उनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। उनमें से एक MP का बेटा है। आगे तुम अपनी नौकरी की खैर मनाओ, समझे? इस पागल औरत की बात पर नौकरी तो नहीं खोना चाहोगे ना? पारुल का हाथ दृढ़ता से पकड़ लगभग उसे घसीटता नरेश फुफकार रहा था। घर पहुंच जोर से माँ को आवाज़ दी थी, ये लो माँ, तुम्हारे घर की इज्जत बाजार में बिकने से बचा लाया हूँ। क्या हुआ बेटा? पारुल, तू तो यूनिवर्सिटी गई थी ना? यूनिवर्सिटी?
वाह, माँ को बहलाने का इससे अच्छा बहाना भी कोई हो सकता है। मैंने मना किया था ना पाँव बाहर निकालने को। जानती हो माँ, मैं इसे जिस मोहल्ले से उठाकर लाया हूँ वहाँ शरीफ घर की बहू बेटियाँ निगाह भी उठाकर नहीं देख सकती, पर शरीफ घर के लड़के वहाँ घर का सम्मान दांव पर लगा सकते हैं। पारुल के स्वर में घृणा बोल रही थी। हाँ, बड़े घर के लड़कों की मर्दानगी की यही पहचान है, समझी। अब इस घर में इसे एक पल को भी रखना पाप है माँ। तुम इसे जहाँ से लाई हो वहीं पटकाओ। मुझे अपने सम्मान की चिंता है। बड़े दादा सुनकर सिर धुनने लगे थे। दादी चीत्कार कर उठी थी। हाय राम, इस कुलबोर्नी ने हमें कहीं का न रखा। बड़ी भाभी स्तब्ध रह गई थी। शांत सुस्थिर स्वर में पूछा था, तू वहाँ किस लिए गई थी पारुल? मैं जानती हूँ तू किसी सत उद्देश्य से ही गई होगी बेटी। माँ, भाभी के वक्त से चिपट रोती पारुल ने आद्योपांत सब कह सुनाया था। एक पल मौन रहे भाभी ने पूछा था, इतनी बड़ी योजना पर तू अकेली ही काम करने चल पड़ी पारुल? मुझसे कहा होता मैं चलती तेरे साथ। अब इस लड़की का इस घर में रहना नहीं हो सकता बड़ी बहू। दादी की चेतावनी पर बड़े दादा का मौन उनकी स्वीकृति ही था। अगर ये नहीं रह सकती तो मुझे भी ये घर छोड़ने की अनुमति दें अम्मा जी। पागल हो गई हो बहू? पति परिवार एक लड़की के लिए छोड़ दोगी? मेरा पति परिवार भी तो एक असहाय लड़की का परित्याग कर रहा है अम्मा जी। नहीं माँ, ये घर तुम्हारा है, तुम इसे अकारण ही नहीं छोड़ सकती। मैं विश्वास दिलाती हूँ इस कलंक के स्थान पर सम्मान के तिलक के साथ ही वापस आऊँगी। पर तू जाएगी कहाँ पारुल? अपने घर माँ, उनके पास जिन्हें मेरी सच्ची ज़रूरत है। कहाँ है तेरा घर? तेरे घर वाले तो तुझे यहाँ डाल गए हैं बेटी। वे मेरे घर वाले नहीं थे माँ। एक दिन ज़रूर तुम्हें अपने घर बुलाऊंगी माँ, आओगी ना? पारुल ने फिर देर नहीं की थी। उल्टे पांव उसी मोहल्ले में स्थित में सिलाई केंद्र में जा शरण ली थी। तुम यहाँ हमारे बीच रह सकोगी बेटी? हीराबाई दुखी हो उठी। क्यों नहीं मौसी, क्या तुम मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? मेरी बेटी? तू तो हमारी माँ है जिसने हमें रास्ता दिखाया है। सब सुनकर विभागाध्यक्ष स्तब्ध रह गए। तुमने अपने पति या उसके परिवार वालों से अपनी कार्य योजना न बताकर गलती की थी पारुल। मैं तो सोच भी नहीं सकता था तुम सिर्फ अपने बल पर इतनी बड़ी योजना ले रही थी। चलो मैं तुम्हारे ससुर गृह में वास्तविकता बता दूं, वे मेरा जरूर विश्वास करेंगे। मानती हूँ ये मेरी गलती थी, पर वास्तविकता जान मुझे इस योजना पर कार्य करने की अनुमति कभी न दी जाती। रही बात आपके प्रति उनके विश्वास की, तो जिस घर में पति और पत्नी के बीच विश्वास ना हो वहाँ कुछ भी कहना सुनना व्यर्थ है। फिर भी मैं तुम्हें सलाह दूंगा, तुम उनसे क्षमा मांग लो। किससे क्षमा मांगूं? उन माता पिता से जिन्होंने मेरे सारे स्वप्न निर्ममता से तोड़ डाले, या उनसे जिसने मुझे मात्र शरीर समझ मनचाहा उपभोग किया? नहीं सर नहीं, आप नहीं जानते। बचपन से मैंने स्वप्न देखा था मैं डॉक्टर बनकर दूसरों की पीड़ा हर रही हूँ। वो स्वप्न मेरे जन्मदाता पिता ने भंग किया। आपने ये योजना दे कुछ अर्थों में मेरे उसी स्वप्न को पुनर्जीवित किया था। उन मानसिक शारीरिक रूप से शोषित स्त्रियों को नया जीवन देना कुछ वैसा ही लगा था जैसे मैं समुचित मनोचिकित्सक बन उनके कष्ट दूर कर सकती हूँ। अब आप मेरे इस स्वप्न के साथ मुझे जीने दें सर। अब मेरा वापस जाना असंभव है। पारुल हाँफ सी उठी थी। ठीक है, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए सरकार से पैसा मिला है। मैं वो धनराशि तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए दे रहा हूँ। तुम्हारा स्वप्न साकार हो यही मेरा आशीर्वाद है पारुल। तुम्हारी हर सहायता के लिए मैं ही नहीं, पूरा विभाग तुम्हारे साथ है। मुझे विश्वास है एक दिन तुम अपना खोया हो सब कुछ पा सकोगी पारुल। झुककर उनके चरण छू पारुल ने कृतज्ञता व्यक्त की थी। हॉस्टल में रहना पारुल ने स्वीकार नहीं किया। उन शोषित समाज द्वारा प्रताड़ित नारियों की समस्याएं उनके निकट रहकर ही जानी जा सकती थीं। पारुल ने उसी गली के नुक्कड़ पे कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया। पहला दिन ही पारुल के लिए चुनौती बन गया था। रात में किसी शराबी ने दरवाज़ा पीटना शुरू किया था। पास सोई हीरा और मालो ने उस खतरे को किसी तरह टाला था। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं दीदी, लोग गलत समझ सकते हैं। मालो चिंतित थी। मुझे किसी की चिंता नहीं मालो, मैं अपने को पहचानती हूँ, यही पर्याप्त है। उस गली के ग्राहकों ने पारुल के विरुद्ध मोर्चाबंदी की थी। उसके विरुद्ध अश्लील नारेबाजी की गई। शहर के कुछ धनी व्यक्तियों का विरोधियों को अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग प्राप्त था। कई रातें पारुल ने दहशत में बिताईं। सब जानकर विभाग के लड़कों ने जाकर चेतावनी दी थी।
अगर इन्हें परेशान किया गया तो हम गली के एक एक घर को जला डालेंगे। हमारी शक्ति से टक्कर लेने की हिम्मत ना करें। पारुल ने उत्साही युवकों को हिंसा करने से रोक गली वालों का विश्वास जीत लिया। शांत सधी आवाज़ में उसने कहा था, इन स्त्रियों की जगह अपनी माँ बहन को देखिए, तब आप इनकी पीड़ा समझेंगे। मैं जबरन किसी को अपने साथ नहीं लाना चाहती। जो स्वेच्छा से अपना मार्ग बदलना चाहें उनका स्वागत है। मेरे साथ जीवन फूलों की शैया नहीं, कांटों की राह मिलेगी। पारुल की मेहनत रंग लाई। अपने खाली समय में वो उन लड़कियों और स्त्रियों के साथ उनकी काउंसलिंग करती, उन्हें उस जीवन की विभीषिकाओं से परिचित करा, सद्मार्ग की राह दिखाती। पत्रकारों तक पारुल की तपस्या की कहानी पहुंच गई थी। समाचार पत्रों में पारुल के त्याग और सेवा की कहानियां छपने लगीं। सरकारी महकमे भी सचेत हो उठे। स्वयं मुख्यमंत्री ने एक इमारत उन स्त्रियों के पुनर्वास के नाम कर काफ़ी यश कमा लिया। पारुल के अंदर की कर्मठ चिकित्सिका जाग उठी थी। हैंडीक्राफ्ट सेंटर में बनी सुंदर वस्तुएं उसकी कलात्मक अभिरुचि की परिचायक थीं। अब तो शहर के सम्मानित नागरिक एप्लिक वर्क के बेड कवर्स, कुशन कवर्स, साड़ियाँ लेने आने लगे थे। समाजशास्त्र की डिग्री पारुल ने विशेष सम्मान के साथ प्राप्त की थी। उसकी थीसिस विभाग की महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई। विभागाध्यक्ष ने स्नेह से पूछा था, तुम हमारे विभाग में लेक्चरर बनना चाहोगी पारुल? नहीं सर, मैं जहाँ हूँ वही जगह मेरे लिए ठीक है। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। अभी तुम्हारी नई योजना क्या है पारुल? विभागाध्यक्ष ने हंसते हुए पूछा। एक सांस्कृतिक कला केंद्र की स्थापना करनी है, जहाँ प्रतिवर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। लड़कियों को नृत्य गायन की शिक्षा दी जाएगी। आप नहीं जानते सर, इन लड़कियों में कितनी प्रतिभा है। अगर उन्हें चांस मिलता तो वे प्रसिद्ध गायिका या नर्तकी बन सकती थी। तुम्हारे लिए मेरी शुभकामनाएं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है पारुल। गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री द्वारा पारुल को सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई थी। पारुल ने भाभी को पत्र लिख बुलाया था। तुम्हारी बेटी अपना पाथेय पा गई है माँ। मेरे मस्तक पर सम्मान का तिलक लगता देखने तुम्हें आना है माँ। आओगी ना? मुख्यमंत्री से सम्मान पाती पारुल को देखती बड़ी भाभी के नयनों में आनंदाश्रु आ गए थे। पारुल को अपनी ओर आता देख बड़े दादा संकुचित हो उठे। मुझे क्षमा कर सकोगी बेटी? मुझे आशीर्वाद दें पापा, अपनी साधना में सफल हो सकूं। पारुल के झुके मस्तक पर बड़े दादा का वरद हस्त हौले से जाकर रुक गया। मानो उसे आशीषते हुए वो संकुचित थे। दूर खड़े सेठ कांतीलाल और उनकी पत्नी की ओर बढ़ पारुल ने उनका अभिवादन किया। मुझे आपके पुत्र के आकस्मिक निधन पर दुख है। नरेश की माँ बिलक उठी। वो अपने कर्मों का फल भोग चला गया बेटी। मैंने हीरा पहचानने में गलती की थी पारुल। वो अपने ही कर्मों का शिकार बन गया। पारुल का हृदय उस अभागिन माँ के प्रति करुणा से भर गया। हमें माफ़ करो बेटी, अब अपने घर चलो, सेठ कांतीलाल ने थोड़ा ठहर कर कहा। मैं तो अपने ही घर में हूँ बाबूजी। आपका मेरे घर में सदैव स्वागत है। अब पराए घर जाने की चाह शेष नहीं है। धीमे से मुड़कर पारुल अपने घर की ओर चल दी। सब उसे आदर से देखते रह गए। अभी जो कहानी आपने सुनी उसकी लेखिका थी डॉक्टर पुष्पा सक्सेना और स्वर दिया था मैंने, यानी सीमा सिंह। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।